जय हिंद। साइंस लेक्चर सीरीज़ में 30 डेज सीएपीएफ क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। देखिए, ये पहला लेक्चर है साइंस का। इसमें हम कवर करेंगे 4 टॉपिक: यूनिट एंड डायमेंशन, मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन एंड मिसलेनियस फैक्ट्स। लेक्चर प्रोसीड करने से पहले एक कोटेशन है, डू जस्ट डू व्हाट द क्लॉक डज, कीप मूविंग। तो हम लोग इसी थॉट के साथ अपना लेक्चर प्रोसीड करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में जो आपको याद रखना है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसा यूनिट, उसके आपको ध्यान रखना है, जैसे लेंथ का है मीटर, मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल। आप इसको देख लेंगे पीडीएफ में, अब इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा डिराइव यूनिट। देखिए, जिन 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 यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करके एक्सप्रेस करते हैं उसको हम डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। एग्जांपल में फोर्स, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, एंड वर्क, इसका ऐसा यूनिट है जूल। अब अभी आगे के लेक्चर्स में समझेंगे कि हम डिराइव यूनिट्स का क्या मतलब निकाल रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट है कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखना पड़ेगा लेंथ से, जैसे कि लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन क्या होता है। तो आप इसको फैक्चुअल है इसमें, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली मास से भी रिलेटेड, कई बार देखिए लाइट ईयर मेरे एग्जाम में आया था कि लाइट ईयर इज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, नथिंग मच टू एक्सप्लेन ईयर। सिमिलरली टाइम का भी कुछ है कि ट्रॉपिकल और लीप ईयर क्या होता है, सोलर डे क्या होता है। तो फैक्चुअल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ से एक्सेस कर लीजिएगा। ये सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट आपको देखो प्रीफिक्स याद रखना है कि डेसी का जो पावर है दैट इज़ 1/10। सेंटी जो है वो 1/100 मीटर में हम इसको सारा को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, फेमटो तक आपको याद रखना है। फेमटो डेट इज़ 10 raised to the power -15। और सिमिलरली इसका जो पेटा है 10 raised to the power 15। यहाँ तक आप याद रखेंगे, दैट विल बी सफाइस। ये मल्टीप्लायर और प्रीफिक्सेस आप याद रखेंगे, कन्वर्जन में कई बार काम आता है। जैसे कई बार तो पूछ लेता है कि नैनोमीटर का जो मल्टीप्लायर है वो क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं साइंस में, तो अगर आपको पता है तो आता है, ऐसे वो सवाल सही होंगे, नहीं पता है तो नहीं आता है। तो आप इसको एक बार ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए डायमेंशनल फार्मूला। देखिए, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फार्मूला है m0l3t0, ये क्या लिखा है सर, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, इसमें क्या है कि जो भी क्वांटिटी है उसको हम लोग उसको यूनिट टर्म में डायमेंशन फार्मूला बना करके लिखते हैं। जैसे वॉल्यूम में देखिए आप कि यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम, जैसे अगर किसी चीज़ का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कि हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लेंथ को अगर हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी लेंथ ही होगा। ब्रेथ भी लेंथ के टर्म में ही कैलकुलेट हो रहा है, हाइट भी लेंथ के टर्म में ही कैलकुलेट हो रहा है। मास यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि मास की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम का सिर्फ फार्मूला होता है L/E³। टाइम की यहाँ भी बात नहीं हो रही है, तो m के ऊपर जो पावर लगेगा वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा वॉल्यूम के केस में। L यहाँ पे 3 है क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे L3 है। क्या टाइम यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ टाइम ज़ीरो हो गया। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला डेराइव करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा जब हम किसकी बात कैसे बात कर रहे हैं। वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम डायमेंशनल फार्मूला में कैसे लिखेंगे, उसको हम L लिखेंगे। टाइम हम उसको T मेंशन करेंगे। तो डिस्टेंस में, वेलोसिटी में डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है हम उसका पावर माइनस में लगा करके लिखते हैं। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका पावर हम सिंपली लिखते हैं। मास में यहाँ पे है नहीं वेलोसिटी में अवेलेबल, तो मास का पावर 0 हो जाएगा, लेंथ का पावर 1 हो जाएगा और टी का पावर -1 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलर प्रोसेस से आप अपने लिए अपने हिसाब से फोर्स निकाले, कोई सा भी निकाल लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल था ये। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहला है स्केलर क्वांटिटी। इसमें जो एग्जाम व्यू पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील करता है, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल में मास, स्पीड, वॉल्यूम, टाइम, वर्क। वेक्टर क्वांटिटी कंपेयर टू स्केलर क्वांटिटी है, इसमें दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जाती है। और ये ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है। देखिए, ट्रायंगल लॉ क्या है, आप उतना डिटेल में मत जाइए, बस आप इतना याद रखिए कि दो वेक्टर को जोड़ करके जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो एक ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बनता है। तो बस आप इतना याद रखिए कि वेक्टर क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। एग्जाम्पल में देखिए डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल को ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इंस्पाइट की इसके पास डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है।
देखिए ऊपर के सभी एग्जांपल्स में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम में सबका डायरेक्शन है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये, अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होने के बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करता है, आप इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस जो है ए से बी पाथ में, जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ये हो सकता है पहले लखनऊ जाएँ, फिर लखनऊ से भोपाल आएँ, फिर भोपाल से रांची जाएँ, फिर रांची से कोलकाता जाएँ। तो ये सारे डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से भोपाल, भोपाल से रांची, फिर रांची से कोलकाता, तो दैट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस दैट यू आर ट्रैवलिंग। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दिल्ली से कलकत्ता के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज़ कवर्ड बाय बॉडी, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आप याद रखेंगे कि एक्चुअल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे कि किसी भी दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, आप याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, वाइल डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या ज़ीरो रहेगा। स्पीड हम बात करते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है। वेलोसिटी इज़ द सेम, बट वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए नेक्स्ट आपको एक इक्वेशन याद रखना है डिस्टेंस का निकालने के लिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे u जो है वो इनिशियल एक्सप्रेशन, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे a जो है वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अगर किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, वो इनर्शिया से शुरू हो रहा है, तो उसमें जो डिस्टेंस कवर्ड होगा टी टाइम में, अगर वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इससे कई सारे क्वेश्चंस जो डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल जो आएंगे आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। देखिए एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, जो क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे वेलोसिटी का लगातार कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रह रहा है। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आप समझिए कि एक सर्कल में एक पॉइंट से लेकर के एक दूसरे पॉइंट तक सर्कल के लाइन तक में जो एक गिवन टाइम में एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, जो थीटा वो ट्रैवल कर रहा है, दैट द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय इट, और थीटा और कितने टाइम में कवर कर रहा है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन टी। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ही वाज नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जब तक अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है किसी बॉडी पे, तो जिस स्टेट में वो बॉडी है वो उस स्टेट में उस बॉडी अपना टेंडेंसी मेंटेन करेगा। अगर वो रेस्ट के पोजीशन में है तो वो अपना रेस्ट मेंटेन करेगा। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में है तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में जाएगा, जब तक कोई अदरवाइज उसको एक्सटर्नल फोर्स आकर के इम्पैक्ट ना करे तो वो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। वो जिस भी स्टेट में चल रहा है या जिस भी स्टेट में है वो इसी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम गैलीलियो लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आपके रूम में, अगर आपके रूम में एक कप रखा हुआ है, तो जब तक आप उसको एक्सटर्नली फोर्स नहीं करते हैं, मतलब आप कुछ फोर्स नहीं लगाते हैं उसके ऊपर, अगर वो वैसे ही रखा हुआ है तो वो वैसे ही रहेगा, यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा वो। अगर आपने उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रख दिया कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही बढ़ेगा जब तक उस पर कोई धक्का ना लगा दे या एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, वो उसी स्टेट को मेंटेन करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल्स आप इसका कुछ देख लेंगे कि जैसे कि अचानक से जब जो पैसेंजर्स ट्रेन में या कार में बैठे होते हैं, तो वो स्टेट ऑफ इनर्शिया स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं, और अचानक से जब कार स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग बैकवर्ड मूव करते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल जहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया लॉ का एक्सपीरियंस होता है। और भी एग्जांपल्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ फोर्स। फोर्स जो है वो एक्सटर्नल एजेंट है, जब एक्ट होता है तो बॉडी चेंज करता है एंड ट्राइज टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम आप समझिए मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। इट मेजर्स अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो
मोमेंटम चेंज होगा बॉडी में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। सिंपल भाषा में फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी आराम से रेस्ट पे बैठा हुआ है, आप जितना फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे उसी प्रोपोर्शनल में उसका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम इज मास। सेकंड लॉ जो है वो मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स की बात करता है। थर्ड लॉ न्यूटन का है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देख लेंगे कि रिकॉयल ऑफ गन, अगर जैसे आप गन फायर करते हैं तो गन भी सेम फोर्स से रिकॉयल होता है और आपको झटका मिलता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ। और भी एग्जाम्पल है मोशन ऑफ रॉकेट, जैसे जितनी फोर्स से रॉकेट जो है ऊपर की ओर जाता है उतना ही फोर्स वो नीचे की तरफ भी थ्रस्ट करता है। स्विमिंग, तो और भी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बोलता है कि एक बॉडी में जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, ये एक सिस्टम है ए, इसमें जब तक कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, इसका जो भी मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। आपस में भले ही तीन बॉडीज टकराएं या कुछ भी हो, आपस में इनका इस सिस्टम के अंदर भले ही मोमेंटम चेंज हो, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम ए है उसका मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। दिस इज दी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। If no external force acts on a system body's total linear momentum remains constant. Next is impulse. देखिए impulse का मतलब है कि very large force acted upon a body for very small time. impulse का फॉर्मूला है force into time, it is a vector quantity. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। देखिए द फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए इसका स्टैटिक फ्रिक्शन को आप समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आप 100 kg का कुछ धक्का देने की कोशिश करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में मेंटेन है। तो आप जितना भी फोर्स लगा रहे हैं, जब तक उसका आप लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस नहीं कर जाते हैं, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। तो आप तो फोर्स लगा रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप वो मूव क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं मूव हो रहा है कि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन ग्राउंड पे जो ऑब्जेक्ट जैसे रखा हुआ है वो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स से आपके फोर्स जो जिस फोर्स से आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स है वो फोर्स लगा करके उसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। इसीलिए वो ऑब्जेक्ट जो वो मूव नहीं हो रहा है। और ये तब तक मूव नहीं होता है जब तक आप उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस ना कर जाएं। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। जैसे कि मान लीजिए 100 kg के वो मूव करने के लिए एटलीस्ट 150 न्यूटन की ज़रूरत है। पहले आपने लगाया, कोशिश किया, 80 न्यूटन तक फोर्स लगाया, लेकिन वो 150 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो क्रॉस नहीं हुआ तो वो मूव नहीं करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में 80 न्यूटन लग रहा है। मान लीजिए आपने बड़े भैया को बुलाया, उन्होंने लगाया 120 न्यूटन का फोर्स, वो फिर भी मूव नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 120 न्यूटन का इक्वल ऑपोजिट लग रहा है ग्राउंड से, तभी वो कैंसिल कर रहा है और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली मान लीजिए अपने फादर को बुलाया और आप लोग अपने फादर और आप सब मिल करके लगाते हैं फोर्स, और जैसे ही वो 150 क्रॉस होगा, जो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक हर बॉडी की लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, जब तक वो फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मूव नहीं करेगा। तो जैसे ही वो 150 न्यूटन क्रॉस होगा, इट विल कम इन द स्टेट ऑफ मोशन, और उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज इन दैट फ्रिक्शन इज नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इट इज कॉल्ड काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, आप बस इतना याद रखिए कि इनिशियल पुश चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को करने के लिए, दैट इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसलिए वो हाई होता है। जैसे ही वो हम क्रॉस करते हैं तो फ्रिक्शन जब लगता है उसके ऊपर तो वो कम हो जाता है, और फिर कंपेरेटिवली हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो आप एक पॉइंट याद रखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पे। रफ सरफेस है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के। नेक्स्ट हमारा है रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो जब बॉडी रोल करता है सरफेस ऑफ अदर बॉडी तब हम रोलिंग फ्रिक्शन लगते हैं, तब वो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ फार लेस देन अदर फ्रिक्शंस, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत मिनिमम होता है, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है मिनिमम एंड ओवरकम करने के लिए हमें जो पोस्ट फोर्स लगाना पड़ता है वो बहुत कम है। देखिए इसका एग्जांपल आप देखिए, समझिए। आपके रूम में अगर कूलर है, आप सिर्फ कूलर ऐसे ही खिसकाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन वो अगर मूविंग व्हील्स पे है तो आपको फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है, क्योंकि इस केस में जो फ्रिक्शन जो आपके
आपको अपोज कर रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन है, ये बहुत कम होता है, इसीलिए आप इजीली उसको खिसका सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए जब बॉडी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी जो है कॉन्टिन्यूसली मूव चेंज हो रहा है। अब कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है इसका मतलब कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी को के वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज करने के लिए। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जो उस पर एक्ट हो रहा है दैट इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए इस डायग्राम में आप देखिए कि जो सर्कल की तरफ जो फोर्स जा रहा है दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एग्जांपल्स आप देखिए कि जब आप किसी एक पत्थर एक रस्सी में पत्थर को बांध करके नचाते हैं तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज सप्लाइड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारा जो प्लैनेट्स जो मूव करते हैं अराउंड द सन, तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि उनके इलेप्टिकल ऑर्बिट को मेंटेन करता है, उसी पाथ में वो घूमते रहते हैं, दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन। और एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो स्यूडो फोर्स इसको बोलते हैं, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। देखिए अगर कोई फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट जो है सेम पाथ में वो मेंटेन कर रहा है खुद को, तो तो ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स दैट इज काउंटर बैलेंसिंग इट, तो दैट काउंटर बैलेंस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है कि वो फोर्स कैसे है, इसको बस स्यूडो फोर्स नाम दे दिया गया है। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। देखिए एक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि स्थिरता। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज सेट टू बी इन द इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, आप एक तरफ से उसको धक्का लगा रहे हैं 50 न्यूटन से, सिमिलरली उस ऑब्जेक्ट को दूसरे तरफ से जो धक्का लगा रहा है वो 40 न्यूटन, वो भी 50 न्यूटन से लगा रहा है। तो दोनों ही फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। इट विल बी सेट टू क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिजल्टेंट फोर्सेस थे, जितने भी फोर्सेस लग रहे थे, ग्रेविटेशनल हो गया या आपके फोर्स लग रहे थे या फ्रिक्शन लग रहा था या अदर बॉय का फोर्स लग रहा था, ऑल द रिजल्टेंट फोर्सेस कैंसल्ड आउट एंड इट टर्न आउट टू बी जीरो। तो इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, द बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए ये 2-3 प्रकार का होता है इक्विलिब्रियम। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि ऑन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट द बॉडी हैज टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया किसी बॉडी में लेकिन वो वापस से अपने सेम पोजीशन पे आ गया, दैट इज़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट किया किसी बॉडी का और वो बॉडी जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगा और अपने वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही नहीं रहा, वो बस आगे चलता ही जा रहा है, दैट इज़ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दिस इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से याद रखेंगे। नेक्स्ट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है कि इसमें द बॉडी हैज़ नो टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है कि आपने जितना फोर्स लगाया बॉडी को, थोड़ा सा वो मूव हो गया, वो वहीं जा कर के स्थिर हो गया। इसमें ना तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है, ना ही वो गिवन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो आपने किया था उसमें जा रहा है, तो इट इज़ सेट टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए 2 कंडीशन है। सबसे पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक मिनिमम हाइट पे होना चाहिए और एक वर्टिकल लाइन जो दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट शुड पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। देखिए ये दोनों पॉइंट मैंने ये डायग्राम के थ्रू आप समझिए कि एक वुडन प्लैंक है और उसका प्लैंक का इस टाइप से वेट किया हुआ है कि वो नीचे बेस की तरफ जो है वो ज़्यादा वेट का है, ऊपर की तरफ वो वेट उसका कम है। तो ऑब्वियसली जब उसका आप सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो इट विल बी एट द मिनिमम हाइट। और वर्टिकल लाइन है जो हम एकदम बीच से जा रहा है दैट इज़ गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो इट इज़ पासिंग थ्रू द बेस। तो दीज आर द पॉइंट्स कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। Since the lecture is going long, so I'll make part B of lecture 1. Stay tuned. I hope these lectures are making sense to you. Thank you. We'll meet in next lecture.